हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विजन आईएएस के पीटी 365 को कवर किया जा रहा है, जिसमें यह जो अभी प्रेजेंट में टॉपिक चल रहा है वो आपका सुर्खियों में रही सरकारी योजना है, जो कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक के करंट अफेयर को, यानी कि जो सरकारी योजना है उनको कवर करती है। इसमें अभी तक आपके में जो टॉपिक दिए गए थे, जो पहला इसमें आता था, मतलब कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से लेके आपके यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तक ऑलरेडी कवर हो गया है पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत। अभी आज जो कवर करेंगे, आज वित्त मंत्रालय से लेके आपके जितने भी टॉपिक होंगे उनको कवर किया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत हमारी सुर्खियों में रही पहली योजना आती है प्रधानमंत्री जन धन योजना या राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के बारे में। आपको बता दें कि इस स्कीम को जो कवर किया जा रहा है, इसमें आपको पूरे एकदम एक एक जो इसमें पॉइंट लिखा है उन सबको नहीं बताया जाएगा। जो भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी आपका कम टाइम है तो वो रिवीजन के हिसाब से काफ़ी बहुत ही कम शॉर्टेज का टाइम बचा हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई योजना को पढ़ रहे हैं तो वह सुर्खियों में क्यों है, योजना का उद्देश्य क्या है, क्या उसका समय सीमा है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और कब इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी क्या पृष्ठभूमि रही और किस योजना के पर्पज़ में इसको शुरू किया गया या फिर यह किस क्षेत्र की योजना है। तो ये जो कुछ मेजर इसके पॉइंट है उन सभी को इस के अंतर्गत कवर करेंगे। तो इसमें आता है कि सुर्खियों में क्यों रही है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के 9 वर्ष पूर्व हुए हैं, इसके संदर्भ में सुर्खियों में रही। याद करने के तथ्य के तौर पर देखा जाए तो योजना का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं को, जो कि वहनीय तरीके से एक बुनियादी बचत और जमा खाता, रेमिटेंस, ऋण, बीमा, पेंशन तक सुनिश्चित करना है। ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपये होगा, दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपये और फोकस प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसका बैंक खाता नहीं है, इसके संदर्भ में रहेगा। अन्य उद्देश्य में आता है कि बहनीय लागत पर वित्तीय सेवाओं और उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित करना है। यह लागत को कम करने और अधिक लोगों को शामिल करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। प्रमुख विशेषताओं के तौर पर देखा जाए तो इसे 2014 में शुरू किया गया था और इसे वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के तौर पर यह कार्य करता है। और इसके मूल सिद्धांत में आता है कि यह बैंकिंग सेवा से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़ना, वंचितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, वित्तीय सेवाओं से वंचितों को वित्त प्रदान करना होता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 प्रमुख स्तंभ हैं, जिसमें पहला आता है बैंकिंग सेवा तक सार्वजनिक पहुंच होना, दूसरा आता है असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना, तीसरा आता है क्रेडिट गारंटी फंडिंग स्कीम का निर्माण, चौथा आता है प्रत्येक परिवार के लिए 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ मूल बचत बैंक खाता होना, पाँचवा आता है वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम और छठा आता है माइक्रो इंश्योरेंस। तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रमुख 6 स्तंभ हैं, जिनके अंतर्गत ये प्रमुख 6 स्तंभ आते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत देख लें कि इसके में जो खाता धारक जो रहते हैं वो पात्र कौन से खाता धारक रहते हैं। पहला तो ये कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए, दूसरा आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए, तीसरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए, चौथा आता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एजेंसी बैंक योजना के लिए और पाँचवा आता है इसके अंतर्गत अटल पेंशन योजना के लिए इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है नेक्स्ट योजना सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सुर्खियों में क्यों रही है, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जनवरी से मार्च 2024 की तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर ब्याज दर 8% से बढ़ाकर 8.2% कर दी है। स्मरणीय तथ्य के तौर पर देखा जाए तो इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी और यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक भाग है। इसमें बालिका जो लाभार्थी हैं वह बालिका है जिसमें एक परिवार में जब 2 अधिकतम बालिकाएं हों तो एक बालिका के नाम पर केवल एक ही सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है, तो इसकी लिमिट है। अन्य उद्देश्य में देखा जाए तो बालिकाओं के लघु निवेश विकल्प प्रदान करना होता है, जिसका उपयोग माता पिता द्वारा लड़की की शिक्षा और विवाह के खर्चों के भुगतान आदि के लिए किया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात की जाए तो यह लड़कियों की शिक्षा और विवाह पर होने वाले व्यय के लिए बचत की जा सकती है। यह जमा राशि पर उच्च ब्याज दर प्राप्त होती है, समय से पहले जमा राशि निकाली जा सकती है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत कर छूट प्राप्त होती है और इसमें न्यूनतम जमा एक वित्त वर्ष में 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये होती है और पात्रता 10 वर्ष से कम आयु की बेटियों के नाम पर इसे
खोला गया। इसकी प्रमुख विशेषताओं के तौर पर आता है कि इसमें खाता खोलने के संदर्भ में आता है कि यह डाकघरों और वाणिज्यिक बैंकों को अधिसूचित शाखाओं में खाता खोला जाता है। यह प्रति परिवार अधिकतम खाता होता है, जिसके तहत एक बालिका के नाम पर केवल एक खाता और एक परिवार में अधिकतम 2 बालिकाओं के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है। इसमें जुड़वा यानी कि 3 बच्चों के लिए छूट प्रथम दूसरे प्रसव के जुड़वा और 3 बच्चों के जन्म की स्थिति में 2 या 2 से अधिक बालिकाओं के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि सुकन्या समृद्धि खाते के अंतर्गत जो अन्य लाभ प्राप्त होते हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं कि इसमें 10 वर्ष तक की आयु के प्राप्त करने के लिए बालिका स्वयं भी खाते का संचालन कर सकती है और योजना की परिपक्वता पर बालिका को भुगतान किया जा सकता है और यदि खाता बंद नहीं किया जाता है तो परिपक्वता के बाद भी उस पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। भारत में कहीं भी यह हस्तांतरणीय और खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष की अवधि पूरी होने तक खाते में राशि जमा की जा सकती है, तो इसके अंतर्गत आता है। इसमें आवश्यक दस्तावेज के संदर्भ में आता है कि उसमें सुकन्या समृद्धि खाता खोलने का फार्म होना, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र होना और निवास प्रमाण पत्र इसके अंतर्गत ही प्रमुख दस्तावेज आते हैं। अब आता है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में, जो कि हाल ही में सुर्खियों में रही है कि इसके 7 वर्ष पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजाति समुदायों और महिलाओं के सशक्त बनाने के साथ साथ रोजगार सृजन में स्टैंड अप इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है। इस योजना के उद्देश्य को देखा जाए कि यह प्रत्येक भारतीय को सशक्त बनाना और अपने पैरों पर खड़े होने से सक्षम बनाना है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसमें कवर किए गए क्षेत्र में आते हैं विनिर्माण सेवाओं, कृषि से संबद्ध गतिविधियों या व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम और कार्यान्वयन में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक आता है। इसके अन्य उद्देश्यों के अंतर्गत आता है इसमें कि यह कम से कम एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को विनिमय सेवाएं, व्यापार क्षेत्र को कृषि संबंध गतिविधियों में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक बैंक शाखा से 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक की ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना होता है। प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आता है कि इसमें ऋण देने से वाली संस्थाओं के तौर पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सभी शाखाएं ऋण प्रदान करती हैं और इसमें प्राथमिक सुरक्षा के अलावा बैंकों द्वारा तय किए गए CGFSI की जमानत सुरक्षा या गारंटी द्वारा ऋण सुनिश्चित किया जाता है। इसमें अर्हता और बहिष्करण के तौर पर देखा जाए तो यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से 18 वर्ष से अधिक आयु की कोई व्यक्ति या कोई महिला होगी। ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना के लिए उपलब्ध ऋण, गैर व्यक्तिगत उद्यम के लिए कम से कम 51% हिस्सेदारी अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए। उधारकर्ता किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, तो इसके अंतर्गत ये अर्हताएँ और इसके बहिष्करण के संदर्भ में है। अब आता है कि स्टैंड अप इंडिया की इकोसिस्टम को देख लेते हैं कि इसमें जो पहला बैंक होता है वह प्रमुख जिला प्रबंधक से जुड़ा होता है, दूसरा बैंक भी, तीसरा बैंक भी और चौथा बैंक भी, जो एक दूसरे से प्रमुख जिला प्रबंधक से जुड़े होते हैं और इनका कनेक्ट सेंटर से भी जो होता है और इनका एक का होता है कनेक्टिव सेंटर नाबार्ड होता है और यह ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, व्यावसायिक शिक्षा केंद्र, MSME संस्थान, राज्य एवं वैसी एवं ST वित्त एवं विकास निगम एवं औद्योगिक संघ, जिला औद्योगिक केंद्र, कौशल केंद्र, महिला उद्यमी केंद्र से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो एक एक चैन के तौर पर यह कार्य करता है। अब आता है इसके अंतर्गत हमारा नेक्स्ट है मत्स्य पालन एवं पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के बारे में। सुर्खियों में क्यों रही है, सुर्खियों में कौन सी योजना रही है, इसमें आती है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के बारे में बात की जाए तो इसे PMMSY यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के 3 वर्ष पूरे हो गए। इस कारण से यह चर्चा में रही और यह मत्स्य संपदा जागृति अभियान इसका शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य भारत में मत्स्यिकी क्षेत्र की संधारणीय उत्तरदायी विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना है। इसमें केंद्रीय क्षेत्र की यह केंद्र प्रायोजित योजना है और यहाँ तक संभव हो तो इसमें क्लस्टर या क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इसका वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 का होता है। इसके अन्य उद्देश्य में आता है कि यह मत्स्य पालन की क्षमता बेहतर तरीके से दोहन करती है, यह मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण करती है, फसल कटाई के बाद की अवधि में प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार करती है, यह मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता का बढ़ावा देती है, यह सुदृढ़ मत्स्य पालन प्रबंधन और विनियामकी फ्रेमवर्क का निर्माण करती है, मछुआरों और मत्स्य पालन करने वाले किसानों की आय को दोगुना करने और रोजगार पैदा करती है। इसके प्रमुख विशेषताओं में देखा जाए तो इसका फोकस उत्पादन से लेकर उपभोग तक की विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला और मत्स्य पालन के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करना होता है।
तो इसके अंतर्गत इसका आता है। अब इसके लक्ष्य के बारे में बात की जाए तो इसका लक्ष्य मछली उत्पादन को बढ़ाकर 22 मिलियन मीट्रिक टन करना, किसी सकल मूल्य संवर्धन में मत्स्य क्षेत्रों में जीएवी के योगदान 9% करना, निर्यात संबंधी आय को दोगुना करके लगभग 1 लाख करोड़ रुपए करना, पोस्ट हार्वेस्ट होने वाले नुकसान में लगभग 10% की कमी करना और मछुआरों और मछली पालकों की आय को दोगुना करना होता है। तो इसके प्रमुख लक्ष्य आते हैं। अब आता है नेक्स्ट मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बारे में, जिसमें सुर्खियों में रही योजना आती है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक ऑडिट रिपोर्ट जारी की हुई है। इस योजना के संदर्भ में संबंधित तथ्य देखे जाएं तो यह योजना का उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण को साकार करना है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका लक्ष्य 12 करोड़ परिवार यानी कि शुरुआत में इसके केवल 37.74 करोड़ परिवारों को ही कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और इसके घटक के अंतर्गत आता है कि यह स्वास्थ्य कल्याण केंद्र और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के इसके प्रमुख घटक होते हैं। इसके उद्देश्य में आता है कि प्राथमिक माध्यमिक तृतीय स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली होती है जो कि रोकथाम सहायता और एम्बुलेटरी देखभाल को कवर करती है, व्याप्त समस्याओं का समाधान करती है और अस्पताल में दुर्घटना संबंधी घटनाओं के बारे में गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना और इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य पहुँच और उनकी सेवाओं को पहुँच सुनिश्चित करना होता है। इसकी पृष्ठभूमि को देखा जाए तो इसकी स्थापना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नीति 2017 की अनुशंसा पर की गई थी। इसे अंत में एक इसका इन्फोग्राफिक दिया गया, उनके बारे में देख लेते हैं कि यह जब इसे HW से ECPSC में किस तरीके से बदला गया। पहला तो ये विस्तारित सेवा वितरण थी, फिर इसके बाद ज्ञान कार्यान्वयन के लिए भागीदार हुई, फिर देखभाल की निरंतरता एवं टेली स्वास्थ्य रेफरल रहा, फिर 11 मजबूत सिस्टम रहे, HR और मल्टी स्किलिंग का विस्तार किया गया और वित्त पोषण की प्रदाता भुगतान पर सुधार हुआ और सामुदायिक लामबंदी और स्वास्थ्य संवर्धन इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, जो कि इस तरीके से प्रक्रिया कार्यरत रही। इस लाभार्थी में देखा जाए तो इसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के माध्यम से की गई और इसमें इसके अलावा भी परिवार भी शामिल है जिन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, लेकिन वे सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 का हिस्सा नहीं बने हैं। तो इस तरीके से आता है। अब आता है इसमें लाभ के बारे में देख लेते हैं कि इसमें पहला लाभ तो आता है कि प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा। अप्रैल 2020 से कोविड-19 में ग्रस्त रोगियों के उपचार को इसमें शामिल किया गया है। योजना का लाभ जो होगा वह पूरे देश में पोर्टेबल होगा। इसमें सरकारी अस्पताल में होने वाले 3 दिन पहले और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन बाद के खर्चों का कवरेज भी शामिल किया गया है, जिसमें दवाएं, परामर्श और नैदानिक जांचें भी शामिल हैं। यह सेवा सभी सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रक में शामिल स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है। यह तकनीकी रूप से संचालित कैशलेस और पेपरलेस लेनदेन को सक्षम बनाता है और यह परिवार के आकार और आयु में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई और यह सभी पूरे मौजूदा स्थितियों में पहले से संचालित होती है। तो इस तरीके के इसके प्रमुख लाभ होते हैं। अब आता है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के बारे में कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर का कर दिया गया। इस योजना के उद्देश्य को देखा जाए तो यह एक ऐसी प्रणाली है जो कि स्थापित करना और भविष्य में आने वाली महामारियों और आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपट सके। इसमें यह कुछ केंद्रीय क्षेत्र के घटकों के साथ साथ केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका फोकस प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीय सभी स्तरों पर स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थाओं की क्षमता विकसित करने के लिए और यह वर्ष 2021 से 2026 तक के लिए 6 वर्ष की अवधि के लिए होती है। इसका जो पृष्ठभूमि देखी जाए तो इसमें आता है कि यह एक तरीके से इसकी शुरुआत 2021 में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतरूप में की गई, जो कि 2021 से 2026 तक के लिए 6 वर्ष के लिए, जिसमें बजट 64,180 करोड़ रुपये है। सार्वजनिक के व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर पर विद्यमान सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत किया गया है। यह वर्तमान और भविष्य की वैश्विक महामारियों, स्थानीय महामारियों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करता है तथा यह लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियों और रोग के प्रकोप को प्रभावी ढंग से पता लगाने, जांच करने और रोकने और मुकाबला करने और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम रोग निगरानी प्रणाली विकसित करना होता है। कोविड-19 और अन्य संक्रामक रोगों पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए वन हेल्थ अप्रोच कोर्स की क्षमता विकसित की गई है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है नेक्स्ट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में।
कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट लॉन्च किए। इस योजना का उद्देश्य निरंतरता के साथ देखभाल जारी रखने और डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एकीकृत करने और संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका अवधि 5 वर्ष होती है और यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसकी कार्यान्वयन एजेंसी होती है। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों में अंतराल को पाटने के लिए देश की एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का समर्थन करना है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में आता है कि यह एक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट और आभा ऐप के जरिए आधार या मोबाइल नंबर का उपयोग करके तैयार की गई 14 अंकीय पहचान संख्या होती है, जो अपने स्वास्थ्य कार्ड तक डिजिटल रूप में पहुंचने और उन्हें साझा करने का एक सुगम तरीका होता है। आभा ऐप यह भौतिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे कि नैदानिक रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन आदि को स्वतः अपलोड या स्कैन करने की सुविधा प्रदान करता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसमें कि ABDM के मूलभूत घटकों में क्या क्या शामिल है, जिसमें आता है आभा, जो कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता और ऐप आभा ऐप है। एकीकृत स्वास्थ्य और इंटरफेस के लिए ही आता है। और ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री और स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री इसके अंतर्गत एक प्रमुख इसके मूलभूत तत्व आते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत नेक्स्ट हमारा जो मंत्रालय आता है भारी उद्योग मंत्रालय। भारी उद्योग मंत्रालय में आती है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम के बारे में। यह जो स्कीम है इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक V2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर वाहनों को तेजी से अपनाने में प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत कुल भुगतान 500 करोड़ रुपए की योजना परिव्यय तक सीमित है और इसकी अवधि 4 महीने यानी कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक है और इसका कार्यान्वयन परियोजना प्रबंध एजेंसी द्वारा कराया जाएगा। यह देश में ग्रीन मोबिलिटी की गति प्रदान करना और इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण इकोसिस्टम का विकास करना होता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में आता है कि यह भारत में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण को 1 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया है और इसकी अवधि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक रहती है। फेम सेकंड के अंतर्गत आता है कि यह 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए आरंभ किया गया है और ये 31 मार्च 2024 तक समाप्त हो गई है और इसकी शुरुआत AMPS की शुरुआत इसी समय की गई है। योजना के घटक में आता है कि इसकी सब्सिडी इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल और इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल के लिए 5,000 रुपये प्रति किलोवाट की डिमांड होती है और इसमें सरकार द्वारा वाहन बैटरी क्षमता के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी। डिमांड प्रोत्साहन के लिए योग्यता मानदंड जो कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इसके वेरिएंट सहित होना चाहिए। इसमें बिना मात्रा से बैटरी सहित व्यापक वारंटी दी जानी चाहिए और साथ ही वाहन के लिए जीवनावधि के लिए बिक्री के बाद भी सेवाओं की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना है। भारत में निर्मित किया जाने वाला और ऐसे घटकों को स्थानीय विनिर्माण और संयोजन होना, CMVR में शामिल नियमों के अनुसार प्रकार के प्रमाणन, श्रेणीकरण, वर्गीकरण आदि के वर्गीकरण को पूरा करना, मान्यता प्राप्त परीक्षण एजेंसियों से EMPS 2014-24 की पात्रता मूल्यांकन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के बारे में, जो कि सुर्खियों में रही योजना में आता है नवप्रवर्तन, एकीकरण और सततता के लिए शहरी निवेश 2.0 के बारे में कि सरकार ने सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट या इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी हुई है। इससे संबंधित तथ्यों में देखा जाए तो इसमें योजना का उद्देश्य कुछ चुने गए शहरों में नवीन या टिकाऊ शहरी अवसंरचना परियोजना का विकास और उनका कार्यान्वयन करना है। और इसकी योजना को बाहरी सहायता के संदर्भ में आता है कि इस योजना के लिए फ्रांस और जर्मनी ऋण सहायता दे रहे हैं, जबकि यूरोपीय संघ तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। योजना का समन्वय करने वाली संस्था में आता है कि यह शहरी कार्य संस्थान होता है और इसकी अवधि 2023 से 2027 तक होती है। इसमें तथ्यों पर आधारित पर दृष्टिकोण पर बात की जाए तो यह इसके माध्यम से राज्यों और शहरों में जलवायु के प्रति संवेदनशील योजनाओं को बढ़ावा देकर प्रमुख स्थानीय और राष्ट्रीय और वैश्विक सूचना संस्थानों या पहलों की शक्तियों का उपयोग करना है। एकीकृत प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी रूप के चयनित परियोजना के माध्यम से शहरी जलवायु कार्रवाई के निवेश को बढ़ावा देना होता है। इसकी पृष्ठभूमि के तौर पर देखा जाए तो इसकी शुरुआत एक तौर पर CITIIS 1.0 को 2018 में स्मार्ट सिटी मिशन के एक उपघटक के रूप में आरंभ किया गया और इसके तहत 12 शहरों की इस परियोजना के तहत सहायता दी जाएगी। इसमें चयनित शहरों को वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि नेक्स्ट आती है स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में कि हाल ही में सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा को 1 वर्ष और बढ़ाने के लिए निर्णय लिया हुआ है, जो कि समय सीमा जून 2023 से बढ़कर जून 2024 तक कर दी गई। इस योजना के प्रकार को देखा जाए तो यह केंद्र प्रायोजित योजना है और इस योजना के उद्देश्य 100 स्मार्ट शहरों का विकास और उन्हें नागरिकों को अनुकूल बनाना है।
स्मार्ट शहर के संदर्भ में आता है कि इसकी कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन इसके कार्यान्वयन जो एजेंसी आती है वह एक स्पेशल पर्पज व्हीकल आती है। अन्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है कि यह स्मार्ट समाधान लागू करने पर शहरों की बुनियादी ढांचा स्वच्छ और संधारणीय परिवेश प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन करना है और शहर के सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, संस्थागत पहलुओं पर व्यापक कार्य योजना बनाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह अनुकरणीय मॉडल तैयार करता है और अन्य महत्वाकांक्षी शहरों में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। प्रमुख विशेषताओं के तौर पर देखा जाए तो स्मार्ट सिटी मिशन के 6 सिद्धांत होते हैं, जिसमें केंद्र में समुदाय, कम संसाधन, अधिक परिणाम होते हैं, शहरी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद होते हैं, एकीकरण, नवाचार और संधारणीयता, तकनीक का इस्तेमाल और एक समाधान के रूप में, और आता है कन्वर्जेंस या अभिसरण, जो कि क्षेत्रक और वित्तीय अभिसरण के संदर्भ में आता है। तो इसके मौलिक सिद्धांत हैं। अब आता है कि स्मार्ट सिटी मिशन के प्रमुख अवसंरचनात्मक घटक के बारे में बात की जाए तो इसमें आता है जल की पर्याप्त आपूर्ति होना, सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति, मजबूत IT कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण, गुड गवर्नेंस, विशेषकर ई गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी, संधारणीय पर्यावरण और नागरिक सुरक्षा की संरक्षा, विशेषकर गरीबों के लिए किफायती आवास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता, प्रभावी शहरी आवागमन और सार्वजनिक परिवहन इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसके अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना या राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के बारे में कि स्वयं सहायता समूहों ने अनुभवी सदस्यों के बीच में महिला के नेतृत्व में उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए DNULM और CDBC के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए। इस योजना का जो उद्देश्य है सतत आधार पर गहरी शहरी निर्धन परिवारों की गरीबी और संकटों को कम करना है। योजना एक तरीके से है केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें शहरी गरीबी समुदाय के व्यक्ति समूह या स्वयं सहायता समूह जो होंगे योजना के लाभार्थी होंगे और योजना में कवर किए गए क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए तो यह जिला मुख्यालय वाले सभी शहर जो कि 2011 की जनगणना के आधार पर 1 लाख या उससे अधिक आबादी वाले अन्य सभी शहर इसके अंतर्गत आते हैं। इसके उद्देश्य में और भी आते हैं कि इसमें शहरी गरीबों को लाभकारी और स्वरोजगार कर वेतन पाने वाले कुशल रोजगार के अवसरों की प्राप्ति के लिए सुगम बनाना है या सक्षम बनाना, और इसके लिए गरीबी के जमीनी स्तर पर मजबूत या उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना भी की जाएगी। स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत वित्तीय घटकों की सहायता के अंतर्गत आता है कि यह समूह के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यम होते हैं जो कि न्यूनतम 2 सदस्य वाले होने चाहिए और इसमें प्रति अधिकतम 2 लाख रुपये या सामूहिक रूप से अधिकतम 10 लाख रुपये के लिए पात्रता होनी चाहिए। व्यक्तिगत नेतृत्व के वाले सूक्ष्म उद्यम में देखा जाए तो परियोजना की लागत की सीमा 2 लाख रुपये इसमें होती है। इसमें प्रमुख विशेषता में आता है जैसे कि सामाजिक लामबंदी होना कि प्रत्येक शहरी गरीब परिवार के लिए कम से कम एक सदस्य विशेषकर एक महिला के समयबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क के तहत लाया जाता है और इस योजना के तहत वित्त पोषण सहायता प्राप्त करने के लिए SHG के कम से कम 70% संसदीय सदस्य शहरी गरीब होने चाहिए और इसमें 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारी नेक्स्ट योजना प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के बारे में या PM स्वनिधि योजना के बारे में। हाल ही में PM स्वनिधि योजना को 50 लाख स्ट्रीट वेंडर का लाभ पहुंचाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर की किफायती दर पर कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना ताकि वे अपनी आजीविका को फिर से शुरू कर सकें। इस योजना का लाभ शहरी क्षेत्रों और आसपास के अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स या होकर्स को है और इसका कार्यान्वयन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि CDB के द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत कुछ गारंटी रखी 1 वर्ष तक की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी के रूप में ऋण दिया जाता है और इस ऋण का समय पर पुनर्भुगतान करने और ऋण का दूसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपये तथा तीसरी किस्त के रूप में 50,000 रुपये ऋण भी प्रदान किया जाता है। ऋण के नियमित भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए और डिजिटल लेन देन के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देना होता है। इस योजना की पृष्ठभूमि के तौर पर देखा जाए तो यह शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सूक्ष्म ऋण योजना है और इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना होता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो स्ट्रीट वेंडर को सशक्त बनाने की बात की जा रही है उसके संदर्भ में देख लेते हैं कि किस किस के संदर्भ में इसको सशक्त बनाया जा रहा है। पहला तो आता है कि 1 वर्ष की अवधि के लिए कार्यशील पूंजी की ऋण दिया जाना, ऋण पर समय पर या शीघ्र भुगतान किए जाने पर आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में 7% वार्षिक दर से ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। डिजिटल लेन देन करने के लिए 100 रुपये तक के बाद से कैशबैक के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है। पहले ऋण के समय या शीघ्र पुनर्भुगतान लाभार्थी अधिक राशि के लिए ऋण के लिए पात्र हो और देश भर में शहरी स्थानीय निकायों के लिए इसमें योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, इसके अंतर्गत आता है।
अब आता है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के बारे में कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत की हुई है। यह एक मेगा अभियान मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर की शुरुआत करता है। इस योजना का उद्देश्य कचरा मुक्त शहर का निर्माण करना है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत वैधानिक नगर शामिल है और इसकी अवधि वर्ष 2026 तक होती है। इसके अंतर्गत इसके निम्न उद्देश्य हैं जैसे कि सार्वजनिक उद्देश्य स्थानों पर स्वच्छता या क्लीननेस व साफ सफाई या हाइजीन सुनिश्चित करना, वायु प्रदूषण को कम करना, समग्र स्वच्छता सुनिश्चित करना, उपयोग किए गए पानी को प्रवाहित करने के पहले उसका उपचार करना, क्षमता निर्माण करना, जागरूकता का प्रसार करना और जन आंदोलन चलाना होता है। योजना की मुख्य विशेषताओं पर नजर डाली जाए तो इसकी पृष्ठभूमि SBM योजना को 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया और इसका लक्ष्य भारत को खुले में शौच से मुक्त या ओपन डिफेक्शन फ्री बनाना है और यह योजना 5 वर्ष के लिए शुरू की गई है। इस स्थिति का आशय होता है कि यह एक तरीके से जब भी एक व्यक्ति खुले में शौच करते हुए नहीं पाया जाता है तो ODF घोषित कर दिया जाता है। जब किसी गांव को ODF से मुक्त घोषित किया जाता है तो उसमें जब अगर कोई व्यक्ति किसी खुले में शौच के कोई भी केस नहीं पाए जाते हैं तो उसे ODF से मुक्त घोषित कर दिया जाता है। वित्त पोषण की शर्त के तौर पर देखा जाए तो यह ULB द्वारा न्यूनतम 1 स्टार रेटिंग प्रमाण प्राप्त करने के लिए एक धनराशि वितरित करती है। इस मिशन के अंतर्गत आता है कि इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों में एक ध्यान केंद्रित किया गया। पहला तो मल जल का संपूर्ण प्रबंधन और अपशिष्ट जल का उपचार करना, कचरे को उनके प्रकार के आधार पर स्रोत पर ही अलग अलग करना, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध करना, निर्माण और विध्वंस स्थलों से निकलने वाले मलबे का प्रभावी प्रबंधन करके वायु प्रदूषण को कम करना, सभी मौजूदा एंडम्प साइटों को जैविक उपचार सुनिश्चित करना होता है तो इसके अंतर्गत आता है। इसके संभावित परिणाम के तौर पर देखा जाए तो कचरा मुक्त शहर को वैधानिक नगरों को लिए स्टार रेटिंग जो कि वैधानिक शहर में कम से कम 3 स्टार या कचरा मुक्त रेटिंग या इससे अधिक रेटिंग से प्रमाणित है। ODF प्लस में सभी वैधानिक नगर कम से कम ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं और इसमें खुले में शौच से मुक्त होने की लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ शौचालयों में पानी की उपलब्धता और उनका रखरखाव और साफ सफाई सुनिश्चित की जाती है। ODF प्लस के अंतर्गत इसका लक्ष्य आता है कि 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक शहरों को कम नगरों को कम से कम ODF प्लस बनाना। इसका आशय शौचालयों में मल जल और सेप्टिक उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना होता है। वाटर प्लस जिसका लक्ष्य 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक नगरों में कम से कम 50% नगरों को वाटर प्लस बनाना होता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में। यह जो योजना है वह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक मांग आधारित योजना है। इसमें केंद्र सरकार के घरों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। इस योजना के प्रकार के तौर पर देखा जाए तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना की क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी स्कीम या वर्टिकल केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत आता है और इसका उद्देश्य सभी पात्र परिवारों लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराना है, जिसमें योजना में एक परिवार में पति पत्नी और उनके व्यवहारिक में बच्चे शामिल होते हैं। योजना के लिए पात्र नहीं में आते हैं कि इस योजना का लाभ उन परिवारों को नहीं मिलेगा जिनके पास भारत के किसी भी हिस्से के पक्के मकान होते हैं। इस योजना के तहत सभी पात्र परिवारों लाभार्थियों को सभी मौसम में टिकाऊ या 12 या पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों की संदर्भ सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य एक तरीके से यह जो मिशन है इसे 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया है। इसमें क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी स्कीम वर्टिकल को छोड़कर सभी वर्टिकल के साथ 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए कहा गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि इसके 4 वर्टिकल है। पहला तो आता है ISSR यानी कि इन सिटू स्लम पुनर्विकास जो कि भारत सरकार द्वारा 1 लाख रुपए का अनुदान है। CLSS जो कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना जो कि 3 से 6.5% की ब्याज के सब्सिडी के माध्यम से 2.67 लाख रुपए तक है। फिर आती है AHP जो कि साझेदारी में किफ़ायती आवास जो कि भारत सरकार द्वारा प्रति घर 1.5 लाख रुपए की दर का अनुमान। BLC जो कि लाभार्थी के नेतृत्व में घर के निर्माण में भारत सरकार द्वारा प्रति घर 1.5 लाख रुपए की दर का अनुदान इसके अंतर्गत आता है। तो ये प्रमुख क्षेत्र इसके घटक होते हैं। योजना के तहत शुरू की गई पहलों में आती है पहली तो वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती जो कि भारत GHTC इंडिया के अंतर्गत आता है, जिसका उद्देश्य टिकाऊ पर्यावरण अनुकूलन आपदा रोधी आवास के निर्माण के लिए नवीन निर्माण हेतु प्रौद्योगिकियों की मुख्य धारा में शामिल करना है।
इसके तहत अगरतला, चेन्नई, लखनऊ, राजकोट, रांची में 6 लाइट हाउस परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। यह एक तरीके से लाइट हाउस परियोजना एक मॉडल आवास परियोजना है जिसके तहत भू, जलवायु और अन्य आपदा स्थितियों से निपटने के लिए उपयुक्त शॉर्ट लिस्टेड वैकल्पिक तकनीक का उपयोग करके लगभग 1000 घर बनाए जाते हैं। और इसमें CLASS आवास पोर्टल या क्लैप के संदर्भ में देखा जाए तो इस पोर्टल में लाभार्थियों को आवेदनों की प्रोसेसिंग और प्रदान की जाने वाली सब्सिडी की स्थिति का पता करने की सुविधा प्रदान करता है। CLASS ट्रैकर को PMAY मोबाइल ऐप और उमंग प्लेटफॉर्म में भी शामिल किया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है नेक्स्ट मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय के बारे में। सुर्खियों में रही योजनाओं में आती है पहली योजना अटल भूजल योजना, जो कि एक तरीके से राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति में निर्णय लिया है कि अटल भूजल योजना के अगले 2025 तक, अगले 2 वर्षों तक यानी कि 2027 तक इसे जारी रखना चाहिए। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, भूजल प्रबंधन में सुधार करती है। इसका वित्त पोषण 50% विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करके शेष 50% बजटीय सहायता के जरिए होता है और यह महिलाओं के लिए अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करती है और यह 7 राज्यों में पहचाने गई प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के जरिए भूजल प्रबंधन करना होता है। इसका लक्ष्य होता है कि अटल भूजल योजना का लक्ष्य समुदाय के नेतृत्व में भूजल का सतत प्रबंधन करके दिखलाना है ताकि इसे आगे व्यापक स्तर पर ले जाया जा सके। इसमें 7 राज्यों को शामिल किया गया है। इसमें योजना के तहत धनराशि या अन्य विषयों के साथ साथ पूर्व निर्धारित संकेतकों की उपलब्धियों के आधार पर दी जाती है और स्थानीय स्तर पर शासन और इसमें समुदायों की सक्रिय भागीदारी होगी, जो कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल सुरक्षा संबंधी योजनाएं शुरू और लागू करने के लिए की गई हैं। इसके अंतर्गत जो अटल भूजल योजना है, जिसके अंतर्गत आपके पूरे जो योजना का जो कवरेज है उसमें आता है, इसमें 8350 जो ग्राम पंचायतें हैं, 78 जिले और 193 ब्लॉक इसके अंतर्गत शामिल हैं, जो कि इस नए क्षेत्र में आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट इसके अंतर्गत जल जीवन मिशन, यानी कि हर घर जल के बारे में। हर जल जीवन मिशन के तहत 13 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पेयजल कनेक्शन देने के लिए लक्ष्य हासिल किया है। इस योजना का उद्देश्य कोई भी ना छूटे, इस प्रकार से 2024 में प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें बच्चों के लिए विशेष ध्यान, यानी कि स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रम शालाओं में पाइप से जल की आपूर्ति करना है। निगरानी के अंतर्गत आता है कि एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली और JJM डैशबोर्ड इसमें स्थापित किए गए। इसका उद्देश्य आता है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना। स्कूल, आंगनबाड़ियों, ग्राम पंचायतों, भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों आदि के कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना। नगद वस्तु या श्रम, स्वैच्छिक श्रम में योगदान के माध्यम से स्थानीय समुदायों में स्वैच्छिक स्वामित्व को बढ़ावा देना। सुरक्षित पेयजल में अलग अलग पहलुओं और महत्व को जागरूकता बढ़ावा देना होता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में आता है कि इसका लक्ष्य वॉश के प्रति जागरूक गांव विकसित करना है और यह गांव में स्थानीय समुदाय सभी के लिए लंबी अवधि तक जल की आपूर्ति करने में और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम है। और इसमें पानी के लिए समितियां या ग्राम जल या स्वच्छता समितियां हैं, जो कि गाँव की जल आपूर्ति प्रणाली के नियमित संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होती हैं। महिला सशक्तिकरण पर बात की जाए तो यह प्रत्येक गांव में कम से कम 5 महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर जल की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु फील्ड टेस्ट किट का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाता है। और यह उन क्षेत्रों में महिलाओं की क्षमता निर्माण करना है जिनमें पुरुष विशेष क्षेत्रक माना जाता है, जैसे कि राजमिस्त्री, मैकेनिक, प्लम्बर आदि आते हैं। इसमें पानी समितियों में न्यूनतम 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए और समाज के कमजोर वर्गों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व भी इसके अंतर्गत होता है। इसमें महत्वपूर्ण उपलब्धियों में आता है कि गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है। दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला हर घर हर जला प्रमाणित बना है और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश बना हुआ है। इसकी अन्य उपलब्धियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक तंत्र के तौर पर यह कार्य करता है, जिसमें उन्नत जल निगरानी और उन्नत वितरण होता है, जिसके अंतर्गत JJM जल गुणवत्ता की प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए होती है, जो कि रियल टाइम में JJM के तहत भौतिक व वित्तीय प्रगति को रिकॉर्ड करती है। यह एक तरीके से जल आपूर्ति के मापन एवं निगरानी के लिए सेंसर आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग का समाधान करती है। यह सभी वित्तीय लेनदेन सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के लिए जरिए किए जाते हैं। इसका उन्नत वितरण JJM के तहत बनाई गई सभी परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग करना है। यह घर के मुखिया के आधार पर नंबर के साथ नल कनेक्शन को जोड़ा जाता है। JJM के तहत संबंधित नई पहलें जैसे कि रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम यानी कि RWPB
जो कि प्रौद्योगिकी ज्ञान आधारित उत्पादों, विकास, सूचना साझाकरण के माध्यम से बहुत क्षेत्र को नवाचार के लिए बढ़ावा देना है। स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान, जलमणि कार्यक्रम जिसे 2008 में शुरू किया गया था। स्वच्छ जल कार्यक्रम जो कि 2019 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत इसका कार्यान्वयन किया गया था। अब आती है नमामि गंगे योजना के बारे में कि राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन गंगा मिशन के दिसंबर 2026 तक 7000 MLD की संचयी सीवेज उपचार क्षमता का लक्ष्य रखा गया। इस योजना का लक्ष्य गंगा नदी का कायाकल्प, पद्धतिधार, अविरल धारा, सतत विकास, निर्मल धारा, प्रदूषण रहित प्रवाह, भूगर्भिक और पर्यावरणीय अखंडता को सुनिश्चित करना है। इसका प्रकार एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत किया गया है। यह बाह्य सहायता यानी कि वित्त बैंक की परियोजना का वित्त पोषण कर रहा है। इसके लिए उन्हें 2026 तक 5 वर्ष की अवधि हेतु ऋण अनुमोदित किया गया है। इसका व्यापक योजना और प्रबंधन के लिए अंतर क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देने हेतु बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर गंगा नदी के प्रदूषण में प्रभावी कम और कायाकल्प सुनिश्चित करना है। यह पानी की गुणवत्ता एवं पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय विकास सुनिश्चित करने के लिए गंगा नदी के न्यूनतम पारिस्थितिकी प्रवाह को बनाए रखना होता है। नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत यह एक तरीके से इसके 8 प्रमुख स्तंभ हैं, जिसमें सीवेज उपचार संरचना, वनीकरण, रिवर फ्रंट विकास, जन जागरूकता, नदी की सफाई और औद्योगिक प्रवाह की निगरानी, जैव विविधता और गंगा ग्राम होते। इसकी पृष्ठभूमि के तौर पर देखा जाए तो यह एक व्यापक एकीकृत कार्यक्रम है जो कि गैर व्यक्तिगत कोष यानी कि हाइब्रिड इम्यूनिटी आधारित सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित है और यह 5 वर्षीय बजट आवंटन और 15 वर्षों के संचालन और लागत की रखरखाव इसमें शामिल होता है। अब आता है कि इसमें नदी घाटी दृष्टिकोण के विकास क्रम को देखा जाए तो सर्वप्रथम इसे गंगा कार्य योजना के द्वारा 1985 में स्थापित किया गया था, जो कि 25 कस्बों और 260 योजनाएं चलाई गईं। दूसरा कार्यक्रम 1993 में, तीसरा 1995 में, फिर 2009 में इसे राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण किया गया, जो गंगा के लिए अलग प्राधिकरण का निर्माण किया गया और इसमें जो अध्यक्ष रहे भारत के प्रधानमंत्री रहे और इसे राष्ट्रीय गंगा केंद्र में स्थापित के कार्यान्वयन निकाय बनाया गया। और विश्व बैंक के ने गंगा बेसिन परियोजना को NMCG के राज्य से मिशनों की सहायता की थी और 2015 में नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया, जो कि एकीकृत संरक्षण मिशन बेसिन आधारित दृष्टिकोण है जिसमें सहायक नदियाँ शामिल होती हैं, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकेंड के बारे में कि सुर्खियों भारत में 84 गाँवों में ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है, जिसमें कई SBMG के दूसरे चरण के दौरान 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल हो गया है। योजना के प्रकार में देखा जाए तो यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य सभी गाँवों द्वारा जल्द से जल्द खुले में शौच से मुक्त ODF प्लस का दर्जा देना है और यह बेहतर स्वच्छता और साफ सफाई को अपनाने के लिए लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इस योजना की अवधि 2020-21 से 2024-25 तक होती है। यह गाँव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट का सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित करना है और खुले में शौच मुक्त व्यवहार को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पीछे ना छूटे और हर कोई शौचालय का उपयोग करे। इसकी पृष्ठभूमि के तौर पर देखा जाए तो इसकी शुरुआत का जो पहला चरण है उसे सभी राज्यों और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्वयं को ODF घोषित कर दिया गया था और द्वितीय चरण में व्यापक स्वच्छता को सुनिश्चित किया गया। खुले में शौच से मुक्त के अंदर में आता है SDM ODF, जो कि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करता नहीं पाया जाता है तो उसे ODF घोषित किया जाता है। ODF प्लस के बारे में जो कि इस दर्जे में बनाए रखने के लिए साथ साथ यह सुनिश्चित करना होता है कि यह सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय कार्यशील और सुव्यवस्थित हो और इसमें ODF प्लस के अंतर्गत आता है कि यह दर्जे को यथावत बनाए रखने के लिए शौचालयों की खाद और सेप्टिक का प्रबंध करना होता है। तो इसके अंतर्गत ये ODF के प्रबंध फॉर्म होते हैं जिसमें इसे मुक्त घोषित करने के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। अब आता है इसके अंतर्गत नेक्स्ट जो हमारी स्कीम आती है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत सुर्खियों में रही योजनाओं में आती है पहली आत्मनिर्भर भारत योजना कि हाल ही में भारत आत्मनिर्भर भारत योजना ने शुरुआत में तय किए गए रोजगार सृजन के अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है और अब अधिक रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। योजना के उद्देश्य को देखा जाए तो यह कोविड-19 के बाद औपचारिक ऋण क्षेत्र के नए रोजगार के सृजन को बढ़ावा देती है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इस योजना का लाभ केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान देकर रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है और यह कर्मचारी भविष्य निधि इसका कार्यान्वयन एजेंसी के तौर पर कार्य करती है।
इसका एक तरीके से अन्य उद्देश्य भी होता है कि यह नए कर्मचारी को नियुक्त करना और कोविड-19 महामारी के कारण नौकरी से वंचित हो चुके कर्मचारियों को फिर से रोजगार देने के लिए EPFO में पंजीकरण नियोक्ता के लिए प्रोत्साहित करना है। और इसकी शुरुआत जो है वह एक तरीके से आर्थिक प्रोत्साहन के उद्देश्य से आर्थिक आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत की गई थी और इसका लाभ कुछ विशिष्ट शर्तों पूर्ण करने के लिए EPFO के तहत पंजीकृत सभी प्रतिष्ठानों और उनके नए कर्मचारियों को दिया जाता है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में कि हाल ही में बढ़ती मुद्रास्फीति और जीवन यापन की उच्च लागत के कारण असंगठित क्षेत्र के 21% श्रमिक PMSYM के योजना से बाहर है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह 50-50 के अनुपात में है तथा यह स्वैच्छिक और अनुष्ठान आधारित पेंशन योजना को संचालित करती है और इसका कार्यान्वयन योजना पेंशन एवं फंड मैनेजर LIC और यह पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार होती है। यह असंगठित श्रमिकों में वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा एक तरीके से प्रदान करती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पेंशन के बारे में जो कि असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों की वृद्धावस्था और आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है और इसमें पात्रता मानदंड में आता है कि इस योजना में लाभार्थी केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होंगे। योजना के शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होगी और मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। इस पंजीकरण को करने के लिए मानधन.in पर जाएं और यहां पर अपनी नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं और अपना आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण इसके साथ भी ले जाना इसके लिए अनिवार्य होता है। यहां पर ये टॉपिक फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका अल्पसंख्यक वाणिज्यिक कार्य मंत्रालय के आगे की जितनी भी स्कीम है उन सबको कवर किया जाएगा। धन्यवाद।